दोस्तों, जो हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री का सीरीज स्टार्ट किया है उसका लेक्चर नंबर 2 है आज, जिसमें से पिछले टॉपिक में हम लोगों ने ये देखा था कि बिहार एज ए इंट्रोडक्शन के तौर पर। आज जो अपना टॉपिक होगा हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक। और यहाँ से हम लोग इसको स्टार्ट कर देते हैं अपने टॉपिक को। तो आइए समझते हैं, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि हिस्ट्री किसे कहते हैं, कि हिस्ट्री का मतलब क्या है। तो हिस्ट्री का मतलब होता है अ स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट हो, पर्सनालिटी हो, फैक्ट हो, ठीक है, एटसेट्रा। अब इसमें स्टडी करते हैं इवेंट के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में और फैक्ट के बारे में। ये होता है हिस्ट्री, ठीक ना। अब आ रहा है कि इसके लिए से थोड़ा सा और इसको समझते हैं। तो जो हिस्ट्री का जो डेरिवेशन हुआ है वो होता है एक वर्ड जिसको हिस्टोरिया बोलते हैं। और जो हिस्टोरिया का मतलब होता है वो है रिसर्च, या फिर कहते हैं इंक्वायरी, ठीक ना। या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन। तो आप जो हिस्ट्री का उत्पत्ति का जो वर्ड है वो हो हिस्टोरिया, और उसका मतलब जो होता है रिसर्च करना है, इंक्वायरी करना है या फिर इन्वेस्टिगेशन करना है। तो ये था इनिशियल इसका स्टार्टिंग पॉइंट। अब आ रहा है कि इसका फादर कौन है। थोड़ा सा एज ए हिस्ट्री जब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेंगे तो और चीज़ें बहुत क्लैरिटी के साथ होगा। अगर बात करें कि फादर ऑफ हिस्ट्री के तौर पर, ठीक है, तो फादर ऑफ हिस्ट्री जो है वो है हेरोडेटस। हेरोडेटस जो हेरोडेटस हैं, इन्होंने पहली बार जब अपने यात्रा के दौरान निकला था, ठीक ना, तो एक बुक लिखा था, उसका नाम था द हिस्ट्री, ठीक ना, द हिस्ट्रीज। और द हिस्ट्रीज के दौरान जो उन्होंने यात्रा किया किसी लोकेशन का, ठीक ना, तो उसके उस चीज़ों को उसमें विवरण लिख दिया, थोड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखा, बताया कि क्या रीज़न था या क्या होता है पास्ट रिकॉर्ड। तो एज ए पास्ट रिकॉर्ड के तौर पर पहली बार वो बुकलेट के तौर पर यूज किया जाता है, जो हेरोडेटस के द्वारा लिखा जाता है। तो माना जाता है कि वही जो हेरोडेटस है फादर ऑफ हिस्ट्री है। आई थिंक हेरोडेटस का जो पीरियड है आप 484 से लेकर 425 BC के अराउंड में इनको देखा जाता है, यानी कि ईसा पूर्व से, यानी बिफोर क्राइस्ट से पहले के इनका एविडेंसेज है। तो पहला एज ए हिस्ट्री के तौर पर डॉक्यूमेंट यूज किया जाता है। अब अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा ये भी कि क्लासिफिकेशन क्या है, तो हिस्ट्री का जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन तो अलग अलग जो हिस्टोरियन हुए वो अलग अलग अपना क्लासिफिकेशन दिए, ठीक ना। दो तरह का क्लासिफिकेशन को फॉलो किया जाता है। एक होता है बाइपार्टाइट डिवीजन, जो सेकेंड है ट्राइपार्टाइट डिवीजन। दो तरह का डिवीजन हुआ, बाइपार्टाइट और ट्राइपार्टाइट। अब बात आ रहा है कि बाइपार्टाइट क्या होता है। तो बाइपार्टाइट कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो हिस्ट्री है ना उसको दो सेगमेंट में डिवाइड कर दिया गया है। एक को बोलते हैं प्री हिस्ट्री और दूसरा बोलते हैं जो हिस्ट्री, ठीक है। तो प्री हिस्ट्री कहने का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये जो ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पर मनुष्य के लिए, ठीक ना, मनुष्य का तो एवोल्यूशन हो चुका था, लेकिन जो है उस समय हम लोग ये ट्रेस करते हैं कि कोई रिटेन एविडेंस है कि नहीं। तो उस समय क्या है कि रिटेन एविडेंस नहीं हुआ करता था, रिटेन एविडेंस नहीं था। किस समय की बात कर रहे हैं हम लोग, प्री हिस्टोरी की बात कर रहे हैं। और इसका थोड़ा सा टाइम पीरियड अगर देखा जाए कि कब से कब तक का है, तो थोड़ा सा देख लीजिए कि 80 30 00 800,
ये BC से लेकर 600 BC तक है। मतलब इंडिया के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये जब तक ले महात्मा बुद्ध थे, ठीक ना, महात्मा बुद्ध तो 483 तक थे, तो वहाँ से लेकर मतलब हरियांका डायनेस्टी है उस तरीके तक, मतलब इंडिया के रेस्पेक्ट में, बाकी वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में अलग होगा। अब जो हिस्टोरिक पीरियड की अगर बात कर लें तो ये हो जाता है 600 BC से लेकर जो अब तक का जो टाइम पीरियड है, ठीक ना, उस चीज़ को कंसिडर करते हुए देखा जाता है कौन, हिस्टोरिक। बात है कि इस ऐसा क्लासिफिकेशन में क्या है, तो इस क्लासिफिकेशन में क्या है कि 600 BC का जो भी डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है 600 BC से अनवार्ड का, तो वो जो है डेसिफर्ड हो चुका है। क्या हो चुका है, डेसिफर्ड हो चुका है, मतलब हम उसको पढ़ लिए हैं। जो मनुष्य है उसको बारे में जानता है कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, तो मतलब समझ रहा है उस चीज़ को। लेकिन क्या है, जो 600 BC है उससे पहले का जो भी डॉक्यूमेंटेड है, रिटन तो है लेकिन क्या है कि डेसिफर्ड नहीं हुआ है, साथ ही साथ अनरिटन भी है। जब हम लोग ट्राइपेटाइट जो डिवीज़न देखेंगे वहाँ भी समझेंगे, तो इस तरीके से थोड़ा सा है। और अगर हम लोग बात करें तो इसी प्री हिस्टोरिक में देखा जाता है कि राइटिंग का बिगिनिंग होता है। जो राइटिंग है तो उसका बिगिनिंग होगा, बिगिनिंग ऑफ राइटिंग, ये भी एक चीज़ें दिखता है यहाँ पर। तो ये तो अपना बाइपेटाइट जो क्लासिफिकेशन है उसकी बात की है। थोड़ा सा अगर बात कर ले कि ट्राइपेटाइट जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि ट्राइपेटाइट का। ट्राइपेटाइट कहने का मतलब यहाँ पर है कि दो बातें को देखते हैं हम लोग, सॉरी ट्राइपेटाइट में तीन, एक होता है प्री, जो दूसरा होता है वो होता है प्रो, और थर्ड वन जो होता है वो होता है हिस्ट्री, ठीक ना। प्री हिस्ट्री, प्रो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री कब से स्टार्ट होता है, वही 300 BC से लेकर, ठीक ना, 2500 BC तक, ये एक टाइम पीरियड है। दूसरा जो टाइम पीरियड है 2500 BC से लेकर जो प्रो हिस्ट्री जो है वो है 600 BC तक, ठीक है। और जो थर्ड वन जो क्लासिफिकेशन है वो है आपका 600 BC से लेकर जो अब तक का जो टाइम पीरियड है उसके अब तक का हिस्ट्री को इंक्लूड किया जाता है, तो हिस्ट्री के अंतर्गत। बात आ रहा है कि ये तीनों का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर किया गया है, तो बेसिस जो है उसका वही जो पिछला वाला जो बाइपेटाइट में हम लोग देखे थे, तो बेसिस अंदर रिटेन डॉक्यूमेंट, ठीक ना, रिटेन डॉक्यूमेंट। रिटेन डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्या है कि जो प्री हिस्ट्री है उस दौरान देखा जाता है कि रिटेन चीज़ें तो है लेकिन क्या है कि वो सॉरी इस पीरियड में क्या होता है कि कोई रिटेन एविडेंसेस नहीं मिलता है, तो रिटेन एविडेंस नहीं मिलता है। लेकिन जो सेकेंड जो प्रो है इस पीरियड के दौरान होता क्या है कि रिटेन डॉक्यूमेंट है, रिटेन डॉक्यूमेंट है, लेकिन है क्या, लेकिन ये है कि उसको डेसिफर्ड नहीं किया गया है, तो नॉट डेसिफर्ड है, डेसिफर्ड नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर इंडिया में देखा जाए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो स्क्रिप्ट है बोस्ट्रोफेडन, तो जो बोस्ट्रोफेडन है उसको डेसिफर्ड नहीं किया गया है, लेकिन रिटेन डॉक्यूमेंट हमारे पास है। अब आ रहा है कि जो हिस्ट्री है इसके दौरान क्या है, तो इसके दौरान क्या है कि रिटेन डॉक्यूमेंट है, रिटेन भी है, और साथ ही साथ इसको डेसिफर्ड भी किया गया है, मतलब समझ भी रहे हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है वो डॉक्यूमेंट। तो इस तरीके से हिस्ट्री का ये क्लासिफिकेशन जो दो लेवल पर देखा, तीन मतलब दो लेवल पर देखा गया, जिसमें से हम लोग बाइपेटाइट और ट्राइपेटाइट को समझा। थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन, क्योंकि जब हम हिस्ट्री में बात करेंगे तो क्लैरिटी होना चाहिए कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, कहाँ बात कर रहे हैं, क्योंकि वो मैं आपको कहूँ कि हम लोग भावी में बात कर रहे हैं। अब आ रहा है कि थोड़ा सा और अगर हम लोग इंडिया के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि इंडिया के रिस्पेक्ट में क्या क्लासिफिकेशन किया गया है,
तो आप एक बहुत बड़ा हिस्टोरियन है जो इंडिया का ही ब्रिटिशर थे, और उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री के 3 भाग में क्लासिफिकेशन किया है। आप उसका नाम जानते हैं, विलियम जोन्स। और विलियम जोन्स ने इंडियन हिस्ट्री को 3 भाग में क्लासिफिकेशन किया है। कितने भाग में? 3 भाग में, जो कि एक को बोलता है एंशिएंट हिस्ट्री, और जो सेकेंड वन है उसको उन्होंने मेडाइवल हिस्ट्री का नाम दिया, और जो थर्ड वन है वो है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, ये जो अकॉर्डिंग टू विलियम जोन्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ये एन है। अब आ रहा है कि थोड़ा बहुत हम लोग समझते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री क्या है। हम लोग एक एक करके समझ लेंगे, क्योंकि ये जो थोड़ा सा बेसिक है, अगर बेसिक क्लियर रहेगा तो ज़्यादा आपको आगे के टॉपिक समझने में आसान होगा कि क्या कहा जा रहा है और इसका क्या उद्देश्य है। तो थोड़ी सी बात करते हैं। अगर देखा जाए एंशिएंट हिस्ट्री, तो इस एंशिएंट हिस्ट्री का जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको माना जाता है स्टोन एज से लेकर, ठीक ना, जो हर्षा का जो पीरियड है, हर्षवर्धन का जो टाइम पीरियड है, वहाँ तक को एंशिएंट हिस्ट्री बोला जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि जो हम लोगों ने 3000000 BC से लेकर, ठीक ना, 467 AD तक की जो पीरियड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंशिएंट हिस्ट्री। यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए क्या है। बात आ रहा है कि मेडाइवल के स्टार्टिंग कहाँ से होगी? तो जो जस्ट हर्षा के बाद, क्योंकि 467 AD में क्या होगा कि हर्षवर्धन का डेथ हो जाएगा, तो 46 AD से लेकर, ठीक, 757 तक कंसीडर किया जाता है। एक और बात याद रखिए, ये जो क्लासिफिकेशन है ना, क्लासिफिकेशन एक ट्रांजिशनल फेज दिखाएगा। ऐसा ना होगा कि किसी एक पार्टिकुलर डे के बाद, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि 2025 ख़त्म हो गया, 2026 आ गया है, तो एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो चीज़ें, मतलब बाउंड्री लाइन डिफाइंड होता है। लेकिन साथ हिस्ट्री के साथ है क्या है, यहाँ पर क्लियर बाउंड्री डिफाइंड नहीं है कि इतने तारीख को, इतने घंटा के बाद और इतना मिनट के बाद, इतना सेकंड के बाद ये वाला हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा, और इतने मिनट इतना सेकंड के बाद मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। ठीक ना, कुछ इवेंट है, ठीक, उस इवेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, और उससे हम लोग क्या करते हैं कि हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो कुछ हिस्टोरियन है, उनके अंदर ये भी डिबेट रहता है कि जो 1757 का बैटल ऑफ पलासी है वो उसको मानते हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो मेडाइवल हिस्ट्री का जो बैटल ऑफ पानीपत है, ठीक ना, जो थर्ड पानीपत 1761, ये भी मानते हैं। और कुछ जो हिस्टोरियन है ये भी मानते हैं कि जब हर्षवर्धन का डेथ होता है 1707 वाला। तो इस तरीके से देखा जाता है कि हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन, क्योंकि ये एग्जैक्ट लाइन मैंने बोला कि भाई है ही नहीं, तो आप इस तरीके से थोड़ा सा समझने का कोशिश करिएगा। अब आ रहा है कि मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है, तो सेम चीज़ आप यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर बैटल ऑफ पलासी देख रहे हैं तो बैटल ऑफ पलासी, ठीक ना, बैटल ऑफ पलासी जो है 1757 से स्टार्ट होता है, और इंडिया के रेस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं तो ये 1947 तक चीज़ों को ट्रेस किया जाता है, क्योंकि इंडिया इस दिन क्या हो जाता है? इंडिपेंडेंट हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ तक ट्रेस किया जाता है। प्लस में आप एक और अभी नया रिसेंट में का अपडेटेड हो गया है कि जो इंडिया का जो हिस्ट्री है वो हो गया है अब पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक ना। और पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री जो है देखा कहाँ तक जा रहा है, अब ये 1947 से लेकर अब तक का जो टाइम पीरियड है, ठीक ना, यहाँ तक के टाइम पीरियड को समझा जा रहा है पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री।
तो ये अपने पास जो हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन इंडिया के रेस्पेक्ट में था उसको हम लोगों ने समझा और देखा कि क्या क्या है, किस तरीके से है। और अब हम लोग आते हैं अपने जो इंडिया की हिस्ट्री में थोड़ी सी समझने की कोशिश और करते हैं कि जो एंशियंट हिस्ट्री है, क्योंकि अभी हम लोगों का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो एंशियंट टारगेटेड होगा। अब जब एंशियंट टारगेटेड होगा तो हम लोग एंशियंट को थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ से चीज़ें थोड़ा क्लैरिफाई होगा कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे करना है। जो कि बार बार हम लोग उसका नॉमेनक्लेचर नाम लेते रहेंगे तो वो चीज़ें अगर क्लियर नहीं होगा तो ये हमेशा दिमाग में बैठा रहेगा कि ये बोल क्या जा रहा है, ठीक ना। तो आप थोड़ा सा इसको देखिए कि क्या है। अगर इंडिया का हिस्ट्री के तौर पर देखें एंशियंट हिस्ट्री, तो वो जो क्रोनोलॉजी है, थोड़ा सा क्रोनोलॉजी को समझ लेते हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्रोनोलॉजी क्या कहता है, क्योंकि ये अगर क्लियर रहेगा तो हम लोगों को बाकी चीज़ों को विजुअलाइज करने में इजी रहेगा। और क्रोनोलॉजी के तौर पर अगर हम लोग देखें तो पहला जो अपना स्टार्ट होता है स्टोन एज। क्या होगा? स्टोन एज, ठीक है। स्टोन एज के जस्ट बाद एक, अच्छा उससे पहले एक और थोड़ा सा क्लासिफिकेशन है, समझ लेते हैं। क्लासिफिकेशन ये क्या है कि पहले जो देखा जाता है कि पैलियोलिथिक ईरा, पैलियोलिथिक ईरा। उसके बाद जो एक क्लासिफिकेशन जिसको हम लोग स्टोन एज कहते हैं, पैलियोलिथिक ईरा, मेजोलिथिक ईरा, मेजोलिथिक थोड़ा सा लिख ही लेते हैं पूरा, मेजोलिथिक ईरा। उसके बाद आएगा नियोलिथिक ईरा, नियोलिथिक। और उसके बाद आता है चाल्कोलिथिक, चाल्कोलिथिक। अच्छा ये चाल्कोलिथिक किसी किसी जब साउथ इंडिया का हिस्ट्री देखा जाता है तो यही इसमें उधर आयरन एज मिल जाता है। हम लोग देखेंगे क्या है, ठीक ना। तो पैलियोलिथिक जो सबसे पहला वाला पीरियड है। अब जो हम लोगों को ये समझना, थोड़ा सा क्रोनोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। अगर ये समझा रहेंगे तो और हम लोगों का जो अपना टॉपिक होगा इसमें पहले पी पैलियोलिथिक आता है, उसके बाद मेजोलिथिक आता है, नियोलिथिक आता है, चाल्कोलिथिक आता है। ये क्रोनोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PMNC एक होता है ना, PMC। तो उसी तरीके से इसको थोड़ा सा क्रोनोलॉजी बना लीजिए कि पहले जो आता है पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक और चाल्कोलिथिक। नियोलिथिक जो पीरियड है इंडिया के हिस्ट्री में, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने एक और बात समझना चाहिए था कि पैलियोलिथिक कहने का मतलब क्या है। लिथिक यहाँ पर है क्या, ठीक ना। लिथिक का मतलब होता है स्टोन, लिथिक मतलब स्टोन होता है। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड। तो जहाँ पर पुराना स्टोन का यूटिलाइज हो रहा है, मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि देखो स्टोन एज इसको बोला जाता है। ये पूरे तरीके से अगर देखा जाए तो ये स्टोन एज है, ठीक ना। और इस स्टोन एज को क्लासिफिकेशन किया गया पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक और चाल्कोलिथिक। जो अपने लिए जो एविडेंस के तौर पर यूज करने वाले हैं, हम लोग बिहार के रेस्पेक्ट में भी देखेंगे कि कुछ पैलियोलिथिक साइट है, मेजोलिथिक साइट है, नियोलिथिक साइट है, चाल्कोलिथिक साइट है, ऐसे ऐसे करके है। नियोलिथिक में होगा क्या कि पूरे तरीके से सोसाइटी सेटलमेंट दिखेगा, ठीक ना। यहाँ पर सोसाइटी एग्रेगरियन टाइप का हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर पूरा एक डेवलप सोसाइटी देखने को मिलेगा। चाल्कोलिथिक में क्या होता है कि इस एज में ना होगा क्या कि लोग चालकों का यूज करना शुरू कर देते हैं, मतलब कॉपर का यूटिलाइज होता है, इसीलिए इसको कॉपर एज भी बोलते हैं। नियोलिथिक जो पीरियड है इसमें लोगों को दिखने लगता है कि कुछ आयरन टाइप का, ये थोड़ा सा डिबेटेबल है, चाल्कोलिथिक, नियोलिथिक, ठीक ना, या आयरन एज, ऐसा ऐसा थोड़ा सा, क्योंकि साउथ इंडिया में ये अलग क्लासिफिकेशन हो जाता है, नॉर्थ इंडिया के रेस्पेक्ट में अलग होता है। तो इस तरीके से अगर चाल्कोलिथिक आप नहीं मानते हो तो ये मान लो कि पैलियोलिथिक होता है, मेजोलिथिक होता है, नियोलिथिक होता है, ठीक ना। चाल्कोलिथिक एक एक्स्ट्रा एज होता है जिसमें हम लोग देखते क्या है कि कॉपर का इन्वेंशन हो चुका है। यहाँ तक तो ठीक है। अब हम लोगों को जो समझना है, ये जो हम लोगों ने देखा कि स्टोन एज है, स्टोन एज 4 तरह का है, चाल्कोलिथिक। अब इंडिया के रिस्पेक्ट में समझना है, तो इंडिया के रिस्पेक्ट में जो क्रोनोलॉजी समझने वाले हैं वो क्रोनोलॉजी आपको हम लोग बार बार लिखेंगे, जब पढ़ेंगे उतना भी बार देखेंगे,
समझने की कोशिश करेंगे तो बार बार क्या होगा कि जैसे पहला जो इंडिया के साथ है टाइम पीरियड वो है तो स्टोन एज। स्टोन एज के बाद जब हम लोग देखेंगे तो एक आता है IVC पीरियड, इंडस वैली सिविलाइजेशन। वैली सिविलाइजेशन के बाद आता है एक होता है वैदिक पीरियड, और यही वैदिक पीरियड के दो भाग में बांटा जाता है, ठीक ना। तो वैदिक पीरियड को हम लोग यहीं पर एक लिख ले, अर्ली वैदिक पीरियड, एक होगा लेटर वैदिक पीरियड, ठीक, लेटर वैदिक पीरियड। अब लेटर वैदिक पीरियड के जस्ट बाद जब आएगा वो जो टाइम पीरियड होगा वो होगा महाजनपदा का, महाजनपदा। जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको एक एक करके समझेंगे क्या है, पूरे डिटेल में समझेंगे। जब महाजनपदा होगा तो इसी के दौरान दो रिलीजन का उत्पत्ति होगा, एक बुद्धिज्म और दूसरा जैनिज्म। ये दो रिलीजन का उत्पत्ति होगा, और इसी महाजनपद का बड़ा लेवल जब डेवलप होगा एडवांस तौर पर, और जो भारत में सेकेंड अर्बनाइजेशन का स्टार्टिंग होगा, क्योंकि जो हम लोगों का इंडिया में देखा जाता है कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन इस टाइम पीरियड के दौरान हुआ था, तो सेकेंड अर्बनाइजेशन का जो दौर दिखेगा वो होगा मौर्य का पीरियड, ठीक ना। जो मौर्यन हिस्ट्री होगा, मौर्यन पीरियड, तो उस समय देखा जाएगा, ठीक ना। तो हम लोग फिर मौर्य का पीरियड देखेंगे। फिर मौर्य के बाद जो होगा पोस्ट मौर्यन को देखेंगे कि पोस्ट मौर्यन के बाद क्या क्या आया, कौन आया, ठीक ना। शुंगा का क्या, नंदा का क्या, सॉरी शुंगा हो गया, ठीक ना। और भी जो डायनेस्टी आता है उसको लेकर पढ़ेंगे। तो पोस्ट मौर्यन हो गया। पोस्ट मौर्यंस के बाद या इसी को हम लोग एक और भी नाम देते हैं, इसको नाम और भी देंगे क्या, अर्ली गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड। तो अर्ली गुप्ता पीरियड कहिए, या फिर ये चले अगर पोस्ट मौर्यन के बाद अगर कोई आवेगा तो वो आवेगा गुप्ता का टाइम पीरियड, गुप्ता पीरियड। और ये गुप्ता पीरियड के बाद का फिर जो टाइम आने वाला है वो जो टाइम स्केल होगा पोस्ट गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता पीरियड, या इसी को हम लोग हर्षवर्धन का टाइम पीरियड बोलेंगे। तो इस तरीके से अपना जो एंशिएंट हिस्ट्री का क्रोनोलॉजी चलेगा, और हम लोग इसको ये अपना एक याद हो जाएगा, क्योंकि बार बार जब हम लोग इसको लिखते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो हम लोगों के दिमाग में बैठ जाएगा कि करना क्या है, किस तरीके से होगा। इसको लेकर थोड़ा सा ज़्यादा वरीड नहीं होना है कि लिखा क्या जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, क्योंकि बार बार बोलने से चीज़ें क्लियर हो जाता है। स्टोन एज को लेकर हम लोग बात कर लिए थे कि स्टोन एज में क्या होगा, पेलियोलिथिक होगा, मेजोलिथिक होगा, फिर नियोलिथिक होगा और चालकोलिथिक होगा। अलग अलग रीजन में थोड़ा सा ध्यान देना है इस पर कि चालकोलिथिक साउथ नॉर्थ दोनों के रीजन के लेकर अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा ये एंशिएंट हिस्ट्री का थोड़ा सा समझने की बात किए थे कि हुआ का क्रोनोलॉजी के तौर पर। अब जो अपना टॉपिक होने वाला है, अब जो ओरिजिनल टॉपिक है उसके ऊपर हम लोग मूव करेंगे कि ओरिजिनल टॉपिक क्या है, और खासकर बिहार के अंतर्गत। तो बिहार के अंतर्गत जो ओरिजिनल टॉपिक पढ़ेंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री का, तो उससे पहले ये देखेंगे कि हिस्ट्री का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है। जो बिहार की हिस्ट्री है, ठीक ना, या दुनिया का कोई भी हिस्ट्री होता है तो उसका स्रोत क्या होता है, सोर्स क्या है भाई हिस्ट्री का। हम किस बेसिस पर कहेंगे कि उसका ये हमारे यहाँ ये हिस्टोरिकल इवेंट हुआ था, ये पर्सनालिटी थे, इस टाइप का चीज़ें को जब हम बताएंगे तो उसके लिए सोर्स होना चाहिए। तो सोर्स के तौर पर इंडिया में देखा जाए, खासकर बिहार की हिस्ट्री के लेकर, तो पहला जो सोर्स होगा वो है लिटरेरी सोर्सेज। हम लोग एक अच्छा चार्ट के तौर पर बनाते हैं जो आपको समझने में और विजुअलाइज करने में बहुत इजी फील होना चाहिए। तो जो पहला सोर्स अपना है वो है लिटरेरी सोर्सेज, मतलब ऐसा सोर्सेज जो डॉक्यूमेंटेड है, ठीक ना, जो रिटेन है। दूसरा अपने पास जो सोर्स है वो है नॉन लिटरेरी सोर्सेज, मतलब कि ऐसा सोर्स जो क्या है, डॉक्यूमेंटेड नहीं है, मतलब मोनूमेंट होगा, टेम्पल होगा, ठीक ना, क्वाइंस हो जाएगा, इंस्क्रिप्शन हो जाएगा, ऐसे करके जो
सोर्स होगा उसको हम नॉन लिटरेरी सोर्सेज कहेंगे, और दूसरा पहला जो अपना था लिटरेरी सोर्सेज। अब आ रहा लिटरेरी सोर्सेज कितने प्रकार का होगा, ठीक ना। तो इसमें भी अब जो क्लासिफिकेशन के तौर पर हम लोग देखेंगे, इसमें क्लासिफिकेशन के तौर पर अगर देखा जाए तो इसमें दो तरह का दिखेगा। एक होता है इंडिजीनस, क्या होगा, इंडिजीनस। दूसरा होगा फॉरेनर, या कह सकते हैं फॉरेन, ठीक। अगर बात इंडिजीनस की हो रही है तो इंडिजीनस में भी इसका क्लासिफिकेशन होगा। इसमें भी क्लासिफिकेशन के तौर पर दो क्लास दिखाई देगा। दो क्लास के तौर पर क्या है, वो है एक रिलीजियस सोर्स, जो रिलीजियस जो डॉक्यूमेंट है, एक जो सोर्स होगा सेकुलर डॉक्यूमेंट होगा, मतलब कोई रिलीजन से रिलेटेड नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें रिलीजियस के तौर पर, तो इसमें भी हम लोग देखेंगे भारत में मुख्य रूप से क्योंकि बिहार के अंदर बात कर रहे हैं, तो एक होगा ब्राह्मणिकन सोर्सेज। जो ब्राह्मणिकन का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो हिंदू टेक्स्ट है। जो दूसरा जो अपने पास सोर्स है वो है बुद्धिस्ट सोर्सेज, क्योंकि बिहार के अंदर बुद्धिस्ट का सबसे बड़ा हब रहा है, क्योंकि बिहार का उत्पत्ति भी बुद्धिस्ट का उत्पत्ति ही बिहार से होता है। जैन तीसरा जो अपना लिटरेचर होगा, जो अपने स्रोत के तौर पर काम करेगा, सोर्स के तौर पर काम करेगा। तो हम लोग एक एक करके समझेंगे। फिर अगर हम लोग इसी तरीके से अगर देखने की कोशिश करें तो ब्राह्मणिकन टेक्स्ट भी अपने पास दो प्रकार का क्या है। ब्राह्मणिकन के तौर पर अगर हम लोग देखें तो एक है श्रुति और एक होता है स्मृति। श्रुति नाम से पता चल रहा है कुछ चीज़ें होगा जो सुनकर आगे बढ़ेगा, ठीक ना। मतलब उसका कोई रिटन डॉक्यूमेंटेड नहीं था, बाद में उसको डॉक्यूमेंटेड अब तो कर दिया गया है, लेकिन जब पहले हम लोग ज्ञान की प्राप्ति करते थे तो अपने गुरु के माध्यम से, फिर हमारे माध्यम से किसी दूसरे के पास जाता, ऐसे करके जो क्या होता था, ज्ञान का फ्लो होता था, उसको श्रुति बोलते थे, यानी कि सुनकर नॉलेज का आगे की ओर प्रोपागेट हो रहा है। एक होता है स्मृति, ठीक ना। तो स्मृति में हम लोग रिटेन मतलब इस तरीके से रहेगा और वहाँ से हम लोग बात करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें कि श्रुति के तौर पर अगर देखें तो जैसे वेदाज हो गया, ठीक ना। हम लोग एक एक करके आएंगे, समझेंगे, ठीक ना, क्योंकि बिहार के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो ये सब की जानकारी होना भी जरूरी है। बुद्धिस्ट में भी बहुत सारे स्रोत हैं, एक एक करके पहले ये अब अगर देख लेते हैं कि सेकुलर के तौर पर क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर, क्योंकि ज़्यादा डिटेल भी जाना वो हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोगों को देखना है। जब टॉपिक पढ़ेंगे, जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, वहाँ भी देखेंगे कि क्या है, लेकिन अपना भी जो टारगेट है वो बिहार का हिस्ट्री रहेगा। तो जो सेकुलर डॉक्यूमेंट होगा उसमें एक तो हो जाएगा हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, जो कुछ हिस्टोरिकल जो इवेंट हुए हैं, ठीक ना, पर्सनालिटी है, उनका जो वृत्तांत है वो हो जाएगा। दूसरा जो डॉक्यूमेंट हो जाएगा सेमी हिस्टोरिकल, ठीक, ये भी एक एज ए स्रोत के तौर पर काम करता है। थर्ड नंबर पर अगर आप देखिएगा तो बायोग्राफिकल जो होते हैं, बहुत सारे पर्सनालिटी हुए हैं जो अपने बायोग्राफी को उन्होंने डॉक्यूमेंटेड किए हैं, तो वो भी हमारे लिए क्या हो जाता है, बिहार के हिस्ट्री के तौर पर यूटिलाइज होता है। तो इस तरीके से जो सेकुलर डॉक्यूमेंट था इसको 3 सेक्शन में देखा कि हिस्टोरिकल होगा, सेमी हिस्टोरिकल होगा और बायोजियोग्राफिकल होगा। बात आ रहा है कि जो फॉरेन डॉक्यूमेंटेड है, मतलब हम लोगों ने जो लिटरेरी सोर्सेज को क्लासिफिकेशन किया, तो इसमें भी हमारे पास दो प्रकार था, जो कि इंडिजीनस और फॉरेन। इंडिजीनस वाले सेक्शन को तो देख रखा, अब जो अपना सेकेंड जो सेगमेंट है वो फॉरेन डॉक्यूमेंट। तो फॉरेन में जो डॉक्यूमेंट है या लिटरेरी सोर्सेज है, तो पहला जो इंडिया में देखा जाता है वो है ग्रीक का स्रोत। ग्रीक जो डॉक्यूमेंट है रिटन किया गया है वो, जो सेकेंड नंबर पर देखा जाएगा चाइनीज, क्योंकि बहुत सारे चाइनीज जो स्कॉलर हुए इंडिया में आए और नालंदा महाविद्यालय जो था वहाँ पर आकर अपना स्टडी किया, तो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट के तौर पर उसको मतलब यहाँ का जो स्थिति जियोलॉजिकल और साथ ही साथ बोले तो इंडोलॉजिक पर्सपेक्टिव था, उन्होंने डॉक्यूमेंट किया। और आज जो है इंडिया उसको
हिस्टोरिकल स्रोत के तौर पर यूज करता है। तो उसी तरीके से जो फॉरेन डॉक्यूमेंट के तौर पर हम देखेंगे, एक हो गया ग्रीक, दूसरा चाइनीज है, थर्ड अगर पर देखा जाए तो तिब्बत हो गया। ठीक ना। बड़ी बात यह है कि आज तो तिब्बत एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन हम तिब्बत के डॉक्यूमेंट को यूज कर रहे हैं। पहले एक याद रखिए कि पहले तिब्बत एक देश हुआ करता था, जिसे चाइना ने उसको अपने अंडर में ले लिया। ठीक ना जी, तिब्बत को। तो उसका वहाँ का जो स्कॉलर इंडिया में आए, ठीक ना, उन्होंने इंडिया के हिस्टोरी को स्टडी किए। ठीक ना, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट के तौर पर यूज हो जाएगा। चौथा नंबर पर अगर फॉरेन डॉक्यूमेंट में है तो वो है अरब। ठीक ना, अरबियन बहुत सारे स्कॉलर इंडिया में आए और उन्होंने बिहार के बारे में, इंडिया के बारे में, साथ ही साथ इंडिया के जो भी जियोग्राफिकल पर्सनालिटी जो भी उनको दिखा, उस चीज़ों के बारे में उन्होंने अपने यात्रा के या अपने डॉक्यूमेंट में, अपने हर चीज़ों में जो उनका होता था उसको उन्होंने मेंशन किया है। तो ये हमारे लिए लिटरेरी सोर्सेज के तौर पर यूज किया जाएगा। साथ ही आप एक्स्ट्रा में लिख लीजिए कि और भी डॉक्यूमेंटेड हो सकता है, जैसे मेसोपोटामिया का हो या दिलमुन का हो, ऐसे करके बहुत सारे डॉक्यूमेंट हो जहाँ पर दिखेगा हम लोग को। तो ये रहा लिटरेरी सोर्सेज के तौर पर। अब जो अपने पास जो स्रोत होगा, नॉन लिटरेरी स्रोत होगा। बात आ रहा है कि नॉन लिटरेरी सोर्सेज में क्या क्या हो सकता है। तो थोड़ा सा समझते हैं कि नॉन लिटरेरी सोर्सेज क्या है। नॉन लिटरेरी सोर्स, तो नॉन लिटरेरी सोर्स कहने का यहाँ पर तात्पर्य क्या है कि वैसा स्रोत जो लिटरेचर के तौर पर नहीं है, बल्कि वो इंस्क्रिप्टेड है। ठीक है, वो इंस्क्रिप्शन के तौर पर है, या फिर कह सकते हैं कि वो हमें क्वाइन के तौर पर दिखता है, या हमें मोनूमेंट के तौर पर दिखता है। या एक और आप लिख लेते हैं कि जब हम वहाँ के लोकेशन को पार्टिकुलरली अगर एक्सकवेशन किए हैं, ठीक है ना, तो वो भी हमारे लिए कह सकते हैं कि मोनूमेंट के ही तौर पर यूज होगा। आप एक्स्ट्रा ना दे तो ठीक है, लेकिन एक्सकवेशन भी होता है, मोनूमेंट हो गया, क्वाइन हो गया और इंस्क्रिप्शन हो गया। तो ये सब क्या है, नॉन लिटरेरी सोर्सेज है। तो आइए हम लोग एक एक करके समझते हैं। जो अपने पास इंस्क्रिप्शन है, इसमें भी दो तरह का आपको चीज़ें दिखेगा। क्या दो तरह का है, एक तो आपको दिख जाएगा कि जो इसमें भी फॉरेन इंस्क्रिप्शन होगा, और दूसरा जो है इंडिजीनस होगा। कैसा होगा, इंडिजीनस होगा। इंडिजीनस तो आप समझ रहे हैं, इंडिजीनस को हम लोग फिर दो भाग में कैटेगराइज करेंगे। कितने भाग में, दो भाग में कैटेगराइज करने की कोशिश करेंगे। एक तो वो जो नॉर्थ इंडिया के साइड में दिखेगा, ठीक है, नॉर्थ इंडिया का जो इंस्क्रिप्शन है, और एक जो होगा साउथ इंडिया का इंस्क्रिप्शन होगा। ठीक है, साउथ इंडिया का इंस्क्रिप्शन ऐसे कैटेगराइज किया जाता है। आप जब कभी लिखना हो तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नॉर्थ इंडिया का, साउथ इंडिया का, या फिर ऐसे कर अगर नॉर्थ इंडिया नहीं लिखना है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि मौर्यन इंस्क्रिप्शन हो जाएगा। ठीक ना, कि मौर्यन का इंस्क्रिप्शन हो या पोस्ट मौर्यन का इंस्क्रिप्शन हो। तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि पोस्ट मौर्यन इंस्क्रिप्शन। ठीक है, अब अगर देखिएगा तो गुप्ता के द्वारा जो इंस्क्रिप्शन बने हैं वो हो जाएगा। साथ ही अगर देखिएगा तो गुप्ता के जितने भी रूलर बने, उन्होंने क्या क्या इंस्क्रिप्शन किए हैं, क्या क्या वो कराए हैं, वो हो जाएगा। फिर आप देखिएगा इसमें भी लेटर इंस्क्रिप्शन जो बाद में आपको देखने को मिलेगा कि जैसे कि हर्षवर्धन बने, उनके बारे में उन्होंने क्या लिखा था, मतलब जो हर नॉर्थ इंडिया में जो भी रूलर हुए उनके द्वारा क्या इंस्क्रिप्शन बनाया लिखा गया है, क्या दिया गया है, वो चीज़ें को लेकर हम लोग बात कर लेंगे। इंस्क्रिप्शन क्या है वो हो जाएगा। और साउथ इंडिया में देखिएगा कि जैसे साउथ इंडिया में पुलिकेशिन हो गया, ठीक ना,
जो एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखिएगा तो जो पुलिकेशिन है, पुलिकेशिन का जो इंस्क्रिप्शन है वो देख लीजिएगा। ये इसी को हम लोग ये भी बोलते हैं आई होल इंस्क्रिप्शन। तो ऐसे करके क्या है, ये जो इंडिजिनस इंस्क्रिप्शन है इस ये हमारे लिए यूज में आता है। बात आ रहा था कि जो फॉरेन इंस्क्रिप्शन है वो कौन सा है, ठीक। अच्छा, उसमें भी बहुत सारे आपको इंस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ तक तो हम लोगों को समझ में आ रहा है कि कहना क्या चाह रहे हैं। अब अगर हम लोग देखें यही दूसरा जो अपना स्रोत के तौर पर क्या यूज होता है, तो वो होता है क्वाइन। क्या होगा, क्वाइन। और क्वाइन के स्टडी जो होता है बहुत चीज़ों को रिवील करता है। क्वाइन का स्टडी अगर समझिए थोड़ा सा, मान लीजिए कि कोई लोकेशन है इंडिया का ही, अगर बिहार में है कोई लोकेशन, ठीक ना, बिहार के अगर मान के चलिए कि मुजफ्फरपुर है, और उस मुजफ्फरपुर में कहीं मान लीजिए खुदाई हुआ, वहाँ पर क्वाइन मिल गया। तो क्वाइन में, अच्छा, क्वाइन का स्टडी को हम लोग न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। स्टडी ऑफ क्वाइन को हम लोग न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। तो जब क्वाइन का चीज़ें मिलेगा या क्वाइन मिलेगा, अब तो ये देखा जाएगा कि क्वाइन का वेट से पता चल जाएगा कि उस पार्टिकुलर रीजन का प्रोस्पेरिटी क्या रहा है, या क्वाइन के जो क्वालिटी है, ठीक ना, वो आयरन का है कि सिल्वर का है कि कॉपर का है कि जीतल का है, इस तरीके से अगर उसका मेटालिक करेक्टर से दिखने का मिलता है तो उससे ये भी पता चलता है कि उस पार्टिकुलर टाइम पीरियड में, उस टाइम, क्योंकि कॉइन पर होता क्या था कि उस पर राजा के नाम होता था, या उस समय का जो टाइम पीरियड होता था उस पर मेंशन हुआ रहता था। तो एक तो टाइम पीरियड का बात पता चल जाता है, उस समय का जो रूलर होता है उसका भी नाम पता चल जाता है, दो बात हो गया। उसके साथ ही हमने बोला कि अगर उस पार्टिकुलर रीजन में अगर गोल्ड का कॉइन हो तो वो अगर मिल जाता है, तो इससे ये भी पता चल जाता है। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में सोर्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री के लेकर बात कर रहे थे, जिसमें से अपना टॉपिक कॉइन्स चल रहा था, बीच में ही बंद हो गया। तो फिर हम लोग इसको यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, जिसमें से हम लोग बात किए कि स्टडी ऑफ जो कॉइन होता है उसको न्यूमिस्मेटिक बोलते हैं। जिसका अगर कॉइन के बेसिस पर अगर हम लोग देखें तो कहीं भी किसी भी रीजन का अगर जानकारी लेना है तो कॉइन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर एग्जांपल के तौर पर हम लोग बात किए थे कि कॉइन है, अगर कहीं लोकेशन, किसी लोकेशन पर अगर ह्यूज अमाउंट में है, तो ह्यूज अमाउंट में मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उस रीजन का, ठीक ना, उस रीजन का प्रोस्पेरिटी को इंडिकेट करेगा कि कितना वो प्रोस्पेरस है। साथ ही अगर अगर क्वालिटी अगर देखा जाए कि अगर वो गोल्ड का है, ठीक है, सिल्वर का है, और अगर देखें गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, फिर कॉपर हो गया, या और भी जो मेटालिक है, तो अगर इस ये जब चीज़ें दिखता है कि वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में इस टाइप का क्वाइन है, तो वहाँ पर ये भी पता चलता है कि वो रीजन पूरे तरीके से ट्रेड ओरिएंटेड था, ट्रेड ओरिएंटेड था, साथ ही साथ वहाँ से एक्सपोर्ट होता होगा। ये भी हम लोगों को चीज़ें पता चल रहा है। या एक और भी बात बोले कि वो रीजन मतलब रिच होगा या प्रोस्पेरस ही होगा, ये तो पता चल गया। अब एक और बात बोले कि यहाँ से गोल्ड के थिकनेस से भी हम पता कर सकते हैं, सॉरी, कॉइन के थिकनेस से भी पता कर सकते हैं कि कॉइन का अगर थिकनेस, अगर मान लीजिए कि वो अच्छे क्वालिटी का है, अगर मोटा पतला इस तरीके से है, तो आप अगर देखिएगा कि अगर मोटा है तो वो रीजन का प्रोस्पेरिटी दिखाएगा, पतला है तो वो भी। कॉइन पर एक और चीज़ देखे होंगे कि उस पर डेट मेंशन रहता है, तो डेट मेंशन रहता है तो वो हमारे लिए एक अच्छा स्रोत के तौर पर यूज होता है। साथ ही देखिएगा कि कॉइन के दोनों साइड पर देखिएगा एक अलग अलग फिगर रहता है, डायग्राम्स रहते हैं, रूलर्स के नाम लिखे रहते हैं, डेटेड वगैरह मेंशन रहता है। तो हमसे को कॉइन जो होता है ना, एक पूरे तरीके से किसी भी रीजन का, पर्टिकुलर प्लेस का, या किसी भी वहाँ का चीज़ों को पूरे एक्सप्लेन कर देता है, ठीक ना। तो कॉइन हमारे लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वो किसी भी रीजन का टेरिटरी का स्टडी करने में, और इसको स्टडी को हम लोग न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं, ठीक ना। अब हमारा जो कॉइन है, तो कॉइन भी हम लोग जो देखते हैं तो दो तरीके से कॉइन देखेंगे, ठीक ना। कॉइन का एज ए स्रोत के तौर पर अगर हम लोग देखें तो कॉइन भी अपना दो है,
दो स्रोत है। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी देखा था इंडिजीनस, और दूसरा जो होता था फॉरेन। ये दो तरह का कॉइन होता है। इंडिजीनस में भी हम लोगों ने देखा था कि जो अपने पास जो है अर्ली जो पंच मार्क्स कॉइन होता था, जो पंच मार्क, आप पहले भी आप अब पुराना वाला जो हम लोग सिक्का नहीं देखे थे जिसमें कि साइड साइड से पंच मार्क्स बना होता था, कहने का मतलब कुछ इस टाइप से ऐसे जो होता था, इस टाइप से ये तो 6 वाला मार्क्स हो गया, या इस टाइप से कुछ हो गया, ये हो जाएगा ऐसे करके कुछ जो भी डायग्राम है इस पर कुछ लिखा हो, तो ये मतलब 6 मार्क्स वाला हो गया। तो ऐसे करके कॉइन होते थे, बहुत सारे 5 मार्क्स वाला हो गया। उसी तरीके से अगर उसी जो और अगर देखा जाए तो जो इंडिया में जो फॉरेनर रूलर है, ठीक ना, इंडिया में अगर कॉइन का एविडेंसेस देखा जाता है तो अलग अलग रूलर ने भी बहुत बड़ा, एक तो ये इंडिजिनस के तौर पर दिखता है, साथ ही जो भी रूलर है जैसे कि ISP के याद रखिए, ISP के इंडो बैक्टीरियन जो हो गए, सिथियन हो गए, पार्थियन हो गए और कुषाण हो गए, ये सब इंडिया में आते हैं तो ह्यूज अमाउंट में, ठीक ना, और अच्छे क्वालिटी के कॉइन को डेवलप करते हैं। जो उनके जो ढालने की जो कॉइन का जो टकसाल होता है वो भी एक अच्छे क्वालिटी को वहाँ पर आकर डेवलप करते हैं। साथ ही अगर ये यहाँ पर उसके बाद अगर देखें तो जो गुप्ता पीरियड है, गुप्ता पीरियड में भी आप देखिएगा कि कॉइन का क्वालिटी अच्छा रहता है। तो कॉइन का क्वालिटी अच्छा है तो आप इस बेसिस पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस रीजन का प्रॉस्पेरिटी क्या रहा होगा और उस रीजन का डेवलपमेंट का लेवल क्या रहा होगा। यहाँ तक तो ये ठीक रहा। अब अगर हम लोग बात कर लें कि फॉरेन जो कॉइन है, फॉरेन कॉइन, तो फॉरेन कॉइन के तौर पर अगर हम लोग देखें तो स्पेशली जो रोमन अम्पायर है, ठीक ना, जो रोमन अम्पायर है, तो आप रोमन अम्पायर का जो कॉइन है उससे भी आप एनालाइज कर सकते हैं कि क्या रहा है उसका ग्रोथ रेट रीजन का। मान लीजिए कि कोई मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है, ठीक है, और या फिर कह सकते हैं चाइनीज सिविलाइजेशन है या ग्रीक का सिविलाइजेशन है, अगर उसका कॉइन इंडिया में मिल रहा है या इंडिया का कॉइन वहाँ पर मिल रहा है तो इससे ये पता चलता है कि दोनों के बीच में ट्रेड होता होगा, एक्सचेंज होता होगा। इससे यहाँ से ये एक तो पता चल गया। साथ ही ये अगर दिखे मान लीजिए कि इंडियन कॉइन अगर मेसोपोटामिया के रीजन में ज़्यादा मिल रहा है तो इसका मतलब है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने जो रिसोर्स रहा होगा वहाँ से किसी चीज़ को एक्सपोर्ट करते होंगे उस पार्टिकुलर रीजन से। वो हो सकता है कि हमसे सरप्लस में हो, हम लोग डेफिसिट में रहे हों, या हम लोग यहाँ से अगर किसी प्रकार का उसका कॉइन यहाँ पर मिल रहा है। तो अब इस तरीके से हम लोग एक कॉइन के माध्यम से सारी चीज़ें का मतलब एक जो पास्ट रिकॉर्ड रहा है या पास्ट इवेंट हुआ है उसका हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे गुप्ता का ही बात कर रहे थे, गुप्ता में आप देखिए